देखो, इन सवालों में आप क्या करोगे कि एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य आपका कितना है। अंकित मूल्य आपका कितना है। अब देखो, तीन तरीके के मूल्य होते हैं। एक एक आपका होता है क्रय मूल्य। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो होता है आपका क्रय मूल्य। या जिस लागत में कोई वस्तु बनाई जाती है उसे भी हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। अगर आपने कोई वस्तु 100 रुपये की बनाई तो वो आपका क्या हो गया? लागत मूल्य या क्रय मूल्य। दोनों एक ही बात होती है, तो वो क्या हो गया आपका? क्रय मूल्य या लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य वो मूल्य होता है, जैसे हमने अब कोई 100 रुपये की चीज़ बनाई है, ठीक है, हमने अपनी पैकिंग करी। अब 100 रुपये की हमने चीज़ बनाई, ये हमारी क्या हो गया? ये क्या हो गया? लागत मूल्य हो गया। अब हमने अब कभी तुम कोई भी वस्तु जैसे कुछ भी खरीदो तो उस पे लिखा होता है कि अंकित मूल्य। तो कोई भी इतना ईमानदार नहीं है कि वो लागत मूल्य डालेगा कि लागत मूल्य 100 रुपये की है और 100 रुपये का ही बेच दे। ऐसा तो करेगा नहीं। तो हमेशा जो छूट वगैरह जो देते हैं, जैसे दुकानदार कभी भी छूट देते हैं तो वो किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पर। अब हमने यहाँ डाल दिया अंकित मूल्य, हमने उस वस्तु का कितना डाल दिया? 200 रुपये। 200 रुपये अंकित मूल्य डाल दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। ठीक। अब अब हमने एक ऑफर निकाला कि 20% की छूट दे रहे हैं। तो जो 20% की जो डिस्काउंट या छूट देते हैं वो हमेशा किस पे देते हैं? आप कोई लागत मूल्य पे थोड़ी ना देगा छूट। अगर लागत मूल्य पे देगा तो उसे घाटा लगेगा। अगर 100 रुपये की चीज़ है और 20% छूट दे दी, यानी 20% छूट का मतलब कितना? 20 रुपये। 100 रुपये का 20%, अब कितने की बेच दी? 80 की। अब 100 की चीज़ 80 में बेच दी तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसीलिए हमेशा छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य अपने हिसाब से हम डाल लेते हैं बढ़ा के। तो हमने 20% की छूट दी, यानी 200 रुपये अंकित मूल्य। अब 200 रुपये पे हमने 20% की छूट दी, यानी 200 का 20% कितना हो गया? 40। अब कितने की बेची हमने? 160 रुपये की। तो 160 रुपये की बेची। हमारी चीज़ थी कितने की? 100 रुपये की। हमने बेची कितने पे? 160 पे। ये क्या है हमारा? क्रय मूल्य। ये 200 रुपये क्या था? अंकित मूल्य। ये हमारा 160 क्या निकल के आया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? विक्रय मूल्य उसे बोलते हैं जिस मूल्य पर हम वस्तु बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। पहली बात, तीन चीजें समझ लो अच्छे से। क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात होती है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं या किसी वस्तु को खरीदने में या बनाने में हमारी जितनी लागत लगती है उसे हम बोलते हैं। ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम छूट देते हैं। अगर किसी सवाल में अगर अंकित मूल्य की हर सवाल में तो होगा नहीं अंकित मूल्य, छूट वाले सवालों में अंकित मूल्य होगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही हमेशा हम क्या करते हैं? छूट देते हैं। कभी क्रय मूल्य पर छूट नहीं देंगे। किस पर देंगे? अंकित मूल्य पर। ठीक है। और विक्रय मूल्य कौन सा होता है? जिस मूल्य पर हम वस्तु बेचते हैं। तीनों बात आपको क्लियर समझ में आ गई? ठीक है। अब इस सवाल को देखो, अब कैसे करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सवाल को पढ़ो, आराम से समझो क्या दे रखा है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है। अब अपना सवाल देखो। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। अब ये 50% अधिक अंकित करता है का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर अगर इसका मूल्य अगर 100 रुपये है, 100 रुपये क्या है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य अगर 100 रुपये है तो ये कितना अंकित करता है? 50% अधिक। यानी 50% अधिक का मतलब 50, 100 का 50% कितना हुआ? 50। तो कितना अंकित करता है? 150।
ठीक है, चाहे आप इसमें x लगा लो चाहे अनुपात में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और 25% की छूट देता है। अब ये क्रय मूल्य पे छूट तो देगा नहीं, अब किस पे देगा, इस पर छूट देगा। तो ये आपका 100x ये मान लो, और ये आपका कितना है 150x आपका क्या हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, x लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले 25% की छूट देता है, यानी 150 का ही तो 25% की छूट देगा, यानी 150 का 25% कितना हो गया 25% का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 4×3=12, 37.5, यानी 37.5 की छूट देता है। अब 150 में से 37.5 आप घटा दो तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 37.5 आप घटा दो तो 112। ठीक है, ठीक। अब आपका कितना बचा, कितने की वस्तु वो बेची उसने 112.5x की, तो ये 112.5x जो है वो आपका क्या हुआ विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखो सवाल पढ़ो अपना। एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो खुदरा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब खुदरा विक्रेता का क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये। खुदरा विक्रेता के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य आपने माना कितना था 100x, यानी 100x की वैल्यू तो ये आपको दे रखी है 2000। ठीक है, तो 100 से ये कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 20। अब खुदरा विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 112.5x, यानी 112.5 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे 20 का, 20 का आप मल्टीप्लाई कर दो आराम से, कितना आ जाएगा इसमें 112 दूनी 224, यानी 225 आ जाएगा। ठीक है, यानी 225 और 1 0, यानी कितना आ जाएगा 2250, यानी आपका ऑप्शन हो गया सही। इतना सरल सवाल था। क्या करना था आपको, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट किस पर देते हैं अंकित मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बनने में जितना खर्चा आता है लागत आती है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, या जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिस मूल्य और अंकित मूल्य पर जैसे अब तुमने छूट दी और छूट दे के कोई चीज़ बेची, अब जितने की बिकी वही क्या हो गया तुम्हारा विक्रय मूल्य। अब तुम्हारे सवाल में दे रखा था कि खुदरा विक्रेता 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100x की कोई चीज़ है 50%, अब अंकित मूल्य तो बढ़ा के ही करेगा, 50% अधिक अंकित करता है, कितना करता है 150x। अब ये 25% की छूट देता है, तो छूट हमेशा मैंने क्या बताया अंकित मूल्य पर ही तो छूट देगा। अगर क्रय मूल्य पर छूट देगा तो उसे घाटा लगेगा, क्यों देगा छूट, तो अंकित मूल्य पर छूट दी उसने 25% की, 25% का मतलब 37.5 की 150 में, तो 37.5x घटाया कितना आ गया तुम्हारा 112.5x। अब ये 100x की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 2000, 100 रेशियो मान लो 100x मान लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2000 रुपये तुम्हारे ये आ गए, 100x x का मान आ गया 20। अब तुमसे पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, सवाल पढ़ो और देखो कि क्या पूछा है इसमें। अब वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य हमारा क्या था ये था। अगर इस सवाल में भी कहता कि अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना था 150x, तो क्या करते 150 में 20 का गुणा कर देते। ठीक है, तो तुम्हारा क्या निकल आता अंकित मूल्य। तो जो पूछा है वो बताओ। ठीक है, हो गया तुम्हारा ठीक। अब आप ये वाला सवाल देखो, द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग एसिड, 2/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग जल है। अब देखो कोई भी चीज़ अगर फुल है तो वो कितना होती है 1 भाग, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब इसमें 1/5 भाग एसिड है। देखो सबसे पहले आप सवाल में देखो पूछा क्या है कि मिश्रण में जल की मात्रा क्या है, 1/5 भाग एसिड है, 2/5 भाग क्या है एल्कोहल, तो 2/5 भाग, यानी कोई भी चीज़ है 1/5 भाग आपका क्या है एसिड है, और 2/5 भाग क्या है एल्कोहल भरा है। अब ये शेष क्या है, ये पानी है। अब पूरा कितना होता है आपका 1 भाग। अब हम इन दोनों को जोड़ लें और पूरे में से घटा दें तो हमारा जल ही तो बचेगा, यानी 1/5 भाग क्या है आपका एसिड। समझने की कोशिश करो, रटो मत यहाँ पे। 2/5 भाग क्या है
2/5 भाग एल्कोहल। अब इन दोनों को ऐड किया हमने तो कितना आ गया हमारा 3/5। अब 3/5 भाग क्या हो गया तुम्हारा, 3/5 भाग में एसिड हो गया और एल्कोहल। और कोई भी चीज पूरी कब होती है, 1 भाग। तो हम 1 भाग में से हम कितना घटा दें, 3/5। 3/5 हमने घटाया तो 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2/5। अब ये 2/5 भाग भाग क्या होगा, यही तो अब क्या कहा इसने कि शेष भाग जल है। तो अब ये 2/5 भाग क्या है, यही तो जल है। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब 20 मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 20 लीटर, यानी कि ये पूरा कितना है 20 लीटर है। अब हमसे पूछा क्या है, जल की मात्रा क्या है, तो जल की मात्रा क्या है 2/5 भाग ही तो है, यानी 20 का, इतना सरल सवाल है, 20 का 2/5 भाग निकाल दो बस, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 लीटर आ गया तुम्हारा जल। क्या दिक्कत है इसमें। अगर हमसे ये पूछा होता कि एसिड बताओ तो 20 का कितना निकालते एसिड 1/5। अगर एल्कोहल पूछता तो क्या 20 का कितना निकालते 2/5। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। तो हमसे जल पूछा है 2/5 भाग निकाल दिया, 8 निकल आया हमारा, हो गया ऑप्शन बी सही। अब इस सवाल में देखो, एक नाव की चाल स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले इन सवालों में नाव और प्रवाह धारा वाले सवालों में 2 चालें होती हैं। एक तो नाव की शांत जल में चाल होगी, ठीक है। एक कुछ धारा जो बहेगी, अब जैसे कोई अगर पानी कहीं जा रहा है नहर में या गंगा में, तो ये धारा जो होगी इसकी भी चाल होगी और नाव की चाल होगी। अब खुद अपना दिमाग लगाओ कि अगर नाव जो है, अब नाव अगर किसी जैसे नहर में ही है और जिस तरफ नहर बह रही है उस तरफ चलेगी, तो धारा की चाल और नाव की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर हम इन सवालों में एक्स हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या मानेंगे धारा की चाल। अब जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, यानी नाव धारा की दिशा में जाएगी, तो हमेशा क्या होगा, इन दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। सीधी सी बात है। अगर कोई नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी तो वो क्या होगी, जुड़ जाएगी x + y। और यही अगर विपरीत दिशा में जाएगी, विपरीत में नाव अगर धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा, तो चाल आपकी हो जाएगी x - y, ठीक है। क्योंकि जब दूसरी तरफ धारा जा रही है इस तरफ और नाव जा रही है इस तरफ, तो क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। दोनों बात समझ में आ गई। अब सवाल पढ़ो। एक नाव की चाल क्या है 8 किलोमीटर और प्रवाह की चाल क्या है 2 किलोमीटर। ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इनका ये देख लो, दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में ही दे रखा है तो सही है। और ये आपका क्या दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब नाव को किसी स्थान पर वापस जाने और वापस आने पर 4 घंटे लगते हैं। अब आप ये बताओ, नाव यहाँ पे, ठीक, अब धारा इस तरफ बह रही होगी, ठीक है। अब नाव यहाँ से चली, यहाँ तक गई, फिर जाने और वापस आने पर, और यहाँ से फिर वापस आई, तो दोनों में आने और जाने में कितना समय लगा, ऐसे 4 घंटे। अब आप ये बताओ, ये दूरी मान लो d, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है d। अब नाव यहाँ से गई, कितनी दूरी d, और कितनी दूरी वापस आई, d दूरी वापस आई, यानी कितनी कुल दूरी कितनी चली 2d, ठीक है। अब लेकिन अब जब ये d दूरी जब गई थी तो कितना समय लगा था, यानी नाव जब धारा की दिशा में गई, अभी तो धारा की दिशा में गई है, तो कितना समय लगा होगा ऐसे। तो एक ही फॉर्मूला है पूरे इसमें, क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एक यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। अब दूरी आपकी कितनी है d, जब एक तरफ गई, क्योंकि इसमें क्या है, चाल जब धारा की दिशा में जाएगी तब दूसरी होगी, और जब धारा के विपरीत जाएगी तब चाप की चाल दूसरी होगी। अब धारा की दिशा में गई तो कितना d दूरी धारा की दिशा में, यानी 8 किलोमीटर थी नाव की चाल, 2 किलोमीटर थी धारा की चाल,
अब धारा की दिशा में गई होगी तब इसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 10, 10 ही तो हो जाएगी। आराम से समझ गए होगे अब तो इस बात को। और अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से वापस आई, तो वापस आई अब धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत आएगी तब क्या करेंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, वही तो बनेगी। तो अब कितना समय लगेगा, अब समय लगेगा डी बट्टे, यानी डी कितनी है, दूरी, दूरी तो डी है, और चाल कितना है, चाल कितनी होगी 6, यानी दूरी बट्टे चाल। अब आपका ये क्या हो गया, टोटल समय हो गया, यानी कि इस तरफ गए तब इतना समय लगा, और यहाँ से इस तरफ आए तब इतना समय लगा, और इन दोनों को ही जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। अब इसे सॉल्व कर लो। 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 6 और 10 का एलसीएम 30, 10 तियो 30, ये 30 है, ठीक है, लिखने में नहीं आ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया, 10 तियो 30, 3 का ऊपर गुणा करोगे 3D। इसी तरीके से 56 30, यहाँ कितना हो जाएगा 5D, और कितना आ जाएगा 4, 5 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 8D। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 8D बट्टे 30 बराबर 4। अब D बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 30 गुणा 4 बट्टे 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 2 से 30 काटोगे 15 बार, यानी आपका डी कितना आ गया 15। तो उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए, आ गया आपका बी 15, ठीक है।